Hello, welcome back all of you. My name is Prachi Soni. I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shikohabad. And today we are here to study class 12 NCERT Geography, India, People and Economy. And we've already completed 9 chapters of this book and we are currently on chapter number 10 and we would be starting chapter number 10, that is your transport and communication. This particular chapter was not a part of the syllabus in the previous academic year, but the syllabus has not been updated by the CBSE yet, so we would be studying it. In case it is being cut down, it's of no harm. Extra information is never a harm. आप पढ़ लो, कट जाता है then well and good for you, नहीं कटता है then well and good for both of us. So let us start. Today we will be studying about the transport and communication. Since childhood we have been studying about airways, waterways, landways, roadways, all of these things. And इस चीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. There are different types of roads, there are different types of waterways. So now we would be studying about them in the detail. This is a very important chapter because this tells you about things which you see around you very frequently. You see aeroplanes, you see roadways, you see highways, you see national highways, you see state borders, you see border roads. So these things are seen by you daily. You can imagine and learn about it very in a better manner. So we use many items in our daily life. टूथपेस्ट से लेकर बेड टी, मिल्क, क्लोथ्स, सोप्स, फूड आइटम्स, सब कुछ आप ये यूज़ करते हो. ये आप तक पहुंचता कैसे है? ये आप तक पहुंचता है ट्रांसपोर्ट के थ्रू. ऑल दीज हम मार्केट से परचेज करते हैं, पर कभी आपने सोचा कि ये मार्केट में कैसे पहुंचता होगा? तो जो प्रोड्यूसर है वो मार्केट अपना बनाता होगा, रॉ मटेरियल इकट्ठा करेगा. रॉ मटेरियल इकट्ठा करने, आप मान लो एक फार्मर कहीं से जाके बीज लेके आएगा, उसको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी वो बीज से. तो दिस इज़ अ फुल साइकिल. फार्मर प्रोड्यूस करेगा, फार्मर से वो चीज़ इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन हाउस जाएगी, प्रोडक्शन हाउस से वो आपके पास आएगी. इसके बीच में जो, ये तो इंडस्ट्री है, तो मैन्युफैक्चरिंग हो गई, सेकेंडरी सेक्टर हो गया. जो इसके बीच में जो ट्रैवलिंग हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम बोलते हैं टर्शरी सेक्टर या फिर सर्विसेज, जिसमें आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आती हैं. ये सर्विसेज जो एक जगह से सामान आपकी दूसरी जगह पहुँचाने का काम करती है. All the production is meant for consumption. From the fields of the factory, the produce is brought to the place from where consumers can purchase. तो fields से factories से market, ये traveling होती है. ये जो transportation है, यही item को फ्रॉम दी साइट ऑफ उनकी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? किसी भी आइटम को उसकी प्रोडक्शन की साइट से उसकी कंजम्पशन की साइट तक लेके जाता है, यानी कि जहाँ पे वो कंज्यूम होगा उस जगह पर पहुंचाता है. We not only use material things like fruits, vegetables, books, clothes, etc., but also use ideas, views, messages in our daily life. ये कह रहे हैं हम सिर्फ मटीरियल थिंग्स का ही यूज़ नहीं करते हैं, बट हम वेजिटेबल्स, बुक्स, क्लोथ्स, इन सब चीज़ों का भी यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में. आइडियाज़ का, मैसेजेस का. तो ये सब कैसे जा रहा है? कम्युनिकेशन से ट्रैवल होता है, इंटरनेट के थ्रू, टेलीफोन के मीडियम के थ्रू. आपकी चीज़ें जो कि देख नहीं सकते हो आप, मैसेजेस, ईमेल्स, ये सब कम्युनिकेशन के थ्रू जाता है. डू यू नो वी एक्सचेंज आर व्यूज़, आइडियाज़, मैसेजेस एक प्लेस से दूसरी प्लेस वाइल कम्युनिकेटिंग विद द हेल्प ऑफ वेरियस मीन्स. अलग अलग मीन्स, अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके हम एक जना दूसरे जने से कम्युनिकेट करता है, अपने मैसेजेस, अपने आइडियाज़ उन तक पहुँचाता है. द यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन डिपेंड करता है हमारी नीड क्या है चीज़ों को मूव करने की एक प्लेस से, उनकी अवेलेबिलिटी, यानी कि जहाँ पे वो चीज़ मिल रही है वहाँ से जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का यूज़ करना पड़ता है. ह्यूमन बींग्स वेरियस मेथड्स, अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं गुड्स को यूज़ करने के, मूव करने के, इधर से उधर ले जाने के, कमोडिटीज़ को इधर से उधर जाने के लिए, आइडियाज़ के इधर से उधर ले जाने के लिए. सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपके 3 तरह के होते हैं, लैंड, वाटर एंड एयर. लैंड आपका 3 टाइप्स का होता है, रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस. पाइपलाइंस ये होते हैं जिससे ऑयल, गैसेस वगैरह एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाई जाती हैं. वाटर आपका 2 होता है, एक इनलैंड वाटरवेज होता है, मतलब अंदर की नदियों के बीच में वाटरवेज बनाया जाता है, और एक होता है आपका सीवेज और ओशनिक रूट्स जो नॉर्मल आपके सीज और ओशन कंट्रीज को कनेक्ट करते हैं. एयर आपकी 2 होते हैं, नेशनल एयरवेज एंड वाटर इंटरनेशनल एयरवेज, जिसमें आप नेशनल क्या हो गया, विद इन इंडिया यू आर ट्रैवलिंग, एंड इंटरनेशनल क्या हो गया, आउटसाइड इंडिया यू आर ट्रैवलिंग. सो ये है लैंडवेज, वाटरवेज, एयरवेज. लैंडवेज 3 टाइप्स, रेलवेज, रोडवेज, पाइपलाइन. वाटरवेज 2 टाइप्स, इनलैंड एंड ओशनिक. एयरवेज 2 टाइप्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल. Now we would be starting with land transport.
द पाथवेज, जो भी आप रास्ता कहीं भी, अनमेटल्ड रोड, वो रोड जहाँ पे मेटल नहीं होता है, हैव बीन यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। हम एंशियंट टाइम से हमने देखा था, जब आपने 12th क्लास की हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ी होगी तो उसमें भी था, उनकी स्ट्रीट्स बनी हुई थी, रास्ते बने हुए थे, राइट एंगल पे स्ट्रीट कटती थी, ऐसे जा रही है फिर एक ऐसे जा रही है फिर एक ऐसे जा रही है, और स्ट्रीट्स के आसपास उनकी घर बने हुए थे। तो रास्ते, रोड्स को, पाथवेज को, अनमेटल्ड रोड्स को उन्होंने भी यूज़ किया है। With the economic and technological development, metal roads and railways were developed to move large volumes of goods and people from one place to another. तो ये बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बाद, यानी कि इकोनॉमी बेटर हुई, हमारे पास टेक्नोलॉजी आई। पहले हम कच्ची सड़कें बस ऐसी खोदते थे, वैसे चलती थी। धीरे धीरे करके जब हमने टेक्नोलॉजी बेहतर करी, हमारे पास इकोनॉमी, यानी कि हमारे पास पैसा आया उस रोड्स को बनाने के लिए, हमने मेटल रोड्स बनाना शुरू किया, रेलवेज बनाना शुरू किया, जो कि भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते थे। रोपवेज, आप अगर पहाड़ी इलाकों में घूमने जाओगे तो घूमने भी नहीं जाओगे तो दे जनरली यूज ये रोपवेज का सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहाँ रोड्स बनाना पॉसिबल नहीं है। सो ये केबल वेज बना दी जाती है, रोपवेज बना दिए जाते हैं, पाइपलाइंस डिवाइस करी जाती हैं, ताकि स्पेसिफिक गुड्स, अलग अलग गुड्स हैं, उनकी नीड्स हैं, अलग अलग गुड्स डिमांड्स हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए केबल वेज, पाइपलाइंस, रोपवेज, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। रोड ट्रांसपोर्ट, अभी ये लैंड ट्रांसपोर्ट में ही 3 तरीके के हैं, रेलवेज, रोडवेज और आपका पाइपलाइन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो सेकंड लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड, हम पूरी दुनिया में हमारा सेकंड लार्जेस्ट नोड नेटवर्क है, करीब 54.8 लाख किलोमीटर। इकोनॉमिक सर्वे जो निकला था आपका 2016 और 17 का, उसके हिसाब से हमारा जो टोटल रोड नेटवर्क है, अभी आई गेस दिस इज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि पिछले 2-3-4 सालों में काफ़ी ज़्यादा रोड्स बनी हैं, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, एंड दैट इज़ टू वेरी स्पीडी डेवलपमेंट हुआ है। सो दिस हैज़ प्रोबेबली इंक्रीज्ड, बट इट इज़ स्टिल वेरी हाई कंपेयर्ड टू दी वर्ल्ड। हम सेकेंड लार्जेस्ट है इन दी वर्ल्ड। 85% जो हमारे पैसेंजर्स हैं और 70% फ्रीट यानी कि सामान का जो इधर से उधर होता है वो रोड्स कैरी करती हैं, यानी कि 85% लोग रोड नेटवर्क को यूज़ करते हैं, और 70% लोड आपका सामान, किसी भी तरीके का ऑयल, पेट्रोल, कुछ भी हो, पत्थर, कुछ भी, गाड़ी भी, वो भी सब आपका फ्रीट, ये सारा आपका रोड से जाता है। रोड ट्रांसपोर्ट रिलेटिवली सूटेबल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस ट्रैवल। अब ये क्या है, ये इसकी एक ड्रॉबैक है। आपसे पूछा जा सकता है कि आप रोड ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताओ। एडवांटेजेस सिंपल सा ये है, ऑलमोस्ट हर जगह पे कनेक्टिविटी हो जाती है, विलेज, सिटीज, टाउन, सबको जोड़ती है रोड्स। डिसएडवांटेज ये है कि शॉर्टर डिस्टेंस, आप बहुत लंबे डिस्टेंस पे रोड ट्रैवल, आजकल तो लोग दूसरे कंट्री में चले जाते हैं रोड से, तो दिस इज़ अ लिटिल डिबेटेबल, बट स्टिल बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर इसमें पेट्रोल लगता है, और आप जो गाड़ी वाड़ी चलाने के लिए, कुछ भी रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए आप पेट्रोल या डीजल या कुछ भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे, जो कि क्या है, क्वांटिटी जिनकी कम है, जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, और अगर हमने उनको इसी तरीके से एक्सप्लॉइट करते रहे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। सो दिस इज़ अ फैक्ट जो कि आपको पता होना चाहिए। शेरशाह सूरी बिल्ट अ शाही रॉयल रोड टू स्ट्रेंथन एंड कंसोलिडेट हिज एम्पायर। शेरशाह ने अपना एम्पायर बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो हुमायूं की जब डेथ हुई थी, जो मुग़ल एम्पायर है, मुग़ल एम्पायर में सबसे पहले आए थे बाबर वॉज देयर फॉर अराउंड 4 years, 4 साल उनकी लड़ाई चल रही थी, और जब लड़ाई रुकी और तो उनकी डेथ हो गई। देन कम्स हुमायूं लॉस्ट टू शेरशाह सूरी जीत गए। काफ़ी 6-7 साल तक उन्होंने, काफ़ी सालों तक एक्चुअली में उन्होंने रूल किया था। हुमायूं किंग, शेरशाह सूरी की डेथ हो गई थी, उनके बेटे के साथ लड़ाई हुई तो हुमायूं जीत गया, एंड हुमायूं जीता तो वो अपनी लाइब्रेरी से गिरा सीढ़ियों से और वो मर गया। देन कम्स अकबर। तो अब शेरशाह सूरी के जो बीच का टाइम था उसमें उन्होंने एक रोड बनवाया था, पूरा आपका इंडस वैली से लेके सुनार वैली इन बैंगलोर से लेके आपका ये रोड पूरी लाहौर, पेशावर टू कलकत्ता, इतनी लंबी रोड थी ये। इसका नाम, इसको रीनेम, ब्रिटिशर्स ने इसको रीनेम कर दिया था जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये आज की डेट में भी आपके दिल्ली के बीच में से निकलती हुई जाती है, और ये जनरली आपकी ये पूरी जीटी रोड थी। पहले आप आगरा, शुकाबाद से भी जीटी रोड ही जाती थी। ब्रिटिश पीरियड कनेक्टिंग कैलकाटा एंड पेशावर। एट प्रेजेंट ये आपकी अमृतसर से कोलकाता है, क्योंकि बाकी का जो एरिया पंजाब में चला, पाकिस्तान में चला गया है।
इट्स बाइफिकेटेड इनटू 2 सेगमेंट्स, जिसमें 2 सेगमेंट्स हैं, नेशनल हाईवे 1 जो दिल्ली से अमृतसर जाता है, नेशनल हाईवे 2 जो दिल्ली से कोलकाता जाता है। अब नाउ दिस इज नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2। आप ये फैक्ट्स की तरह याद रख सकते हो कि NH1 और NH2 है आपका मेजरली, जो कि नेशनल हाईवे 1 दिल्ली टू अमृतसर। याद रखना NH1 तो बेसिकली सबको पता ही होना चाहिए। NH1 इज फ्रॉम योर दिल्ली टू अमृतसर एंड NH2 इज फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता। ना वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अब जो आप पहले NH1, NH47, NH7, NH8, NH10 ये सब सुनते थे, ये चेंज हो गया है। यानी कि जो रोड्स को, नेशनल हाईवेज को नेमिंग करने का कन्वेंशन है वो चेंज हो गया है। आई डोंट थिंक सो वो आपकी बुक में दिया हुआ है। So what we would do is probably after the end of this chapter I would dedicate 5 to 10 minutes to explain you कि ये किस तरीके से होता है। बहुत छोटा सा है, आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी you can let it go, और I will try my best to explain you, but at the end of this chapter अभी it's not a part. Road transport in modern sense was very limited in India before World War II. वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि 1945 से पहले हमारी कंट्री में जो रोड ट्रांसपोर्ट था वो इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था। जो फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट, यानी कि बहुत हमने एकदम सिद्धत से जो रोड बनाई गई थी वो आपकी, जो उसको नागपुर प्लान बोला गया था। तो फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ रोड ट्रांसपोर्ट वाज योर नागपुर प्लान। दिस प्लान कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू लैक ऑफ, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स उस टाइम पे आपके मराठास और ब्रिटिशर्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन था वो इतना अच्छे से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इंडिपेंडेंस के बाद हमने 20 ईयर रोड प्लान बनाया 1961 में हमारी रोड की कंडीशन को बेटर करने के लिए। हाउएवर रोड्स आज भी उस टाइम तक भी सिर्फ अर्बन एरियाज़ में होती थी, रूरल एरियाज़ के पास वही कच्ची मिट्टी की सड़कें हुआ करती थी। एंड जो रोड्स बनना शुरू हुई हैं, दिस इज़ वेरी वेरी रीसेंट। लाइक आई नो मेरे बचपन में कितनी बुरी हालत थी रोड्स की, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पूरा बॉडी में अंदर शेक बन जाता था, इतनी ख़राब थी रोड्स। इन द पास्ट 10 years I guess the roads have been developed to a wonderful level. So 20 year रोड प्लान बनाया गया था, तब भी जो रोड्स थी वो अर्बन सेंटर्स यानी कि अर्बन एरियाज़ के आसपास ही थी। रूरल एंड रिमोट एरियाज हैड द लीस्ट कनेक्टिविटी बाय रोड, और जो रूरल एरियाज़ और जो रोड एरियाज, रूरल एरियाज़ थे, विलेज एरियाज़ थे, इनकी जो कनेक्टिविटी थी रोड से वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। फॉर द पर्पज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए कुछ अथॉरिटीज़ होगी। ऐसा तो होगा नहीं चलो मैम मेरा आज मन कर रहा है मैं आ जाके सड़क बना के आ जाता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग होते हैं आपके रोड्स को बनाने के लिए, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नेशनल हाईवेज होते हैं, स्टेट हाईवेज होते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स होती हैं और आपकी रूरल रोड्स होती हैं। तो NH नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और रूरल रोड्स, एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका नेशनल हाईवेज। द मेन स्टेट रोड्स विच आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर नोन एज नेशनल हाईवे। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, यहाँ से जो टोल जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, उनको हम नेशनल हाईवेज बोलते हैं। ये जो रोड्स हैं ये इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट के लिए होती है। इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट यानी कि अगर आपको राजस्थान से यूपी आना है, यूपी से MP जाना है, तो इनके बीच में जो ट्रांसपोर्ट होगा, रोड्स यूज़ करोगे, वो आप कैसी होंगी, वो नेशनल हाईवेज होते हैं। दीज रोड्स आर मूवमेंट ऑफ डिफेंस, यानी कि जब आपको डिफेंस के ट्रक्स वगैरह जो होते हैं, टैंकर्स होते हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना होगा। मटीरियल, स्ट्रैटेजिक एरियाज़ यानी कि कुछ ऐसे एरियाज़ जो कि जैसे कि राजस्थान का जो बॉर्डर है, उस आपके वेस्टर्न बॉर्डर जो है राजस्थान का, वो पाकिस्तान से जुड़ता है, तो वहाँ पे पूरा कंट्रोल किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। नेशनल हाईवेज बनेंगे वहाँ पे। These also connect the state major capitals, important ports। अभी जो आपकी नेशनल हाईवेज होती हैं ये आपके स्टेट की कैपिटल, यानी कि ऐप से दिल्ली टू लखनऊ के बीच में जो जाएगा, लखनऊ से आपका भोपाल के बीच में, तो ये क्या करती हैं, ये आपकी मेजर कैपिटल्स को कनेक्ट करती हैं, सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट हो मुंबई वगैरह उनको कनेक्ट करती हैं। रेलवे जंक्शन यानी कि रेलवे स्टेशन के बीच में भी कनेक्टिविटी बिल्ड करती हैं। The length of the national highways has increased from 19,700 किलोमीटर 1951 से आपका almost 1,04,475 किलोमीटर हो गया। एंड दिस हैज़ ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज पिछले 5-6 साल में काफ़ी ज़्यादा रोड्स वगैरह बनी है, तो ये प्रॉब्ली इंक्रीज हो गया होगा। बट टोटल इंडिया में अगर आप मान लो 100 रोड्स हैं, तो उसमें से सिर्फ 2 रोड्स ऐसी हैं जो कि नेशनल हाईवेज हैं, यानी कि ओनली 2% रोड्स आपकी नेशनल हाईवे में आती हैं टोटल ऑफ द टोटल रोड लेंथ, बट कैरी 40% ऑफ, यानी कि अगर आप एक लंबी सी
सड़क बनाओगे, रोड का नेटवर्क बनाओगे, तो उसका जैसे जो 2% एरिया होगा वो आपके नेशनल हाईवेज होंगे। बट ये जो नेशनल हाईवेज हैं 40% यानी कि 40% सामान इन्हीं के थ्रू जाता है। एरिया कम है, लेंथ कम है, बट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, यानी कि 40% ऑफ लोड इंक्लूडिंग पीपल एंड फ्रीट आपका इससे मूव करता है। अब नेशनल हाईवेज बनाने के लिए मैंने बताया था आप या मैं या मेरा भाई या मेरी मम्मी जाके नहीं बना सकती हैं, इसके एक अथॉरिटी असाइन करी जाती है और अथॉरिटी का नाम क्या होता है, NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 1995 से चल रही है। ये आपकी ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सर्फेस या मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, उनके अंदर आती है। इट इज़ इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्स, इनका काम क्या है, डेवलप करनी है रोड्स, मेंटेन करनी है और उनकी ऑपरेशन यानी कि वो चल रही हैं, सही से चल रही हैं नहीं, उन सब चीज़ों का भी ध्यान देना है। दिस इज ऑल्सो द एपेक्स बॉडी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रोड। एपेक्स बॉडी यानी कि सबसे टॉप बॉडी है जो कि रोड्स की क्वालिटी का ध्यान रखती है, जिनको हम नेशनल हाईवेज बोलते हैं। नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, आपके 2 नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, ये आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहला है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही क्या होता है, 4 लाइन्स। 4 क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसी फिगर जिसमें 4 लाइन्स होती हैं, तो इसको बोला गया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को लिंक करता है। इसका कंस्ट्रक्शन अराउंड 5846 किलोमीटर का है। 4 और 6 यानी कि जहाँ कम जगह है वहाँ 4 का, और जहाँ जगह है वहाँ 6 लेन हाईवे बनेगा आपका। हाई डेंसिटी यानी कि काफ़ी भारी भारी ट्रैफिक कॉरिडोर यहाँ से जा सकता है। इंडिया की 4 जो मेट्रो सिटीज़ हैं आपकी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको कनेक्ट करेगा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के साथ की वजह से आपका टाइम, डिस्टेंस और पैसा, कॉस्ट ऑफ मूवमेंट, सारी चीज़ें ही कम हो जाएंगी, मिनिमाइज हो जाएंगी कंपेयर टू बिफोर। एंड इट इज़ हैपनिंग, काफ़ी सारी रोड्स बन गई हैं इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में और इफेक्ट्स हमको दिख रहे हैं। नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एम्स एट कनेक्टिंग नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। तो नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट ये जो कॉरिडोर्स हैं आपके, ये आपका श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ का है जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, और कन्याकुमारी आपका नीचे तमिलनाडु में कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। इसकी लेंथ कितनी है आपकी, 4076 किलोमीटर्स लॉन्ग है। जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है आपका, वो सिलचर, असम में एक जगह है सिलचर, और पोरबंदर, गुजरात में गांधी जी का जहाँ जन्म हुआ था, उतनी लंबी इसकी लेंथ, इतना लंबा एरिया है, और लेंथ कितनी है, अराउंड 3640 किलोमीटर्स। आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की लेंथ ज़्यादा बड़ी है या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ज़्यादा बड़ा है इन टोटल इसकी ज़्यादा बड़ी है, 4000 वो और 3000 ये। पर लेकिन अगर सिर्फ आपसे नॉर्थ साउथ पूछ जाए, आपको थोड़े फिगर्स की, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो समथिंग 5 है, जो नॉर्थ साउथ है वो समथिंग 4 है, और जो ईस्ट वेस्ट है वो आपका समथिंग 3 है। ऐसे करके भी याद रखोगे तो आपको काफ़ी फिगर्स याद हो जाएंगे। नेक्स्ट कम्स योर स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज आपकी, दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करती हैं। ये स्टेट की कैपिटल्स को ज्वाइन करती है बाकी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ, यानी कि फिरोजाबाद टू लखनऊ, आगरा टू लखनऊ, मैनपुरी टू लखनऊ, आपका उधर से कानपुर टू लखनऊ। तो इस तरीके से आपकी स्टेट हाईवेज को ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और कैपिटल को आपस में कनेक्ट करती है। हाँ, दीज रोड्स आर कनेक्टेड टू दी, और ये आपकी आगे जाके नेशनल हाईवे से भी मिल जाती हैं, और हमारी टोटल लेंथ में 4%, 2% किसका, नेशनल हाईवेज का, और 4% किसका, स्टेट हाईवेज का कनेक्टिविटी है, ये भी काफ़ी कम है। नेक्स्ट कम्स इज योर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। दीज रोड्स आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर्स हैं और बाकी के जो नोड्स हैं, यानी कि आप मान लो आगरा टू टुंडला, फिरोजाबाद टू शिकोहाबाद, कानपुर टू कानपुर देहात। तो ये क्या है, ये आपकी डिस्ट्रिक्ट्स को उनकी नोड्स यानी कि उनकी जो आसपास के टाउन्स उनसे अटैच होते हैं उनको जोड़ती है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट रोड्स बोलते हैं। द अदर इंपॉर्टेंट, दे अकाउंट फॉर, ये आपकी 14% है अगर टोटल रोड लेंथ की बात करी जाएगी तो। नेक्स्ट आ रहे हो रूरल रोड्स, जो कि गाँव के अंदर होती हैं। 80% यानी कि 80%, 2% वॉज नेशनल हाईवेज, 4% वॉज स्टेट हाईवेज एंड 14% वॉज डिस्ट्रिक्ट हाईवेज। टोटल कितना हो गया, 20%। बाकी का बचा हुआ पूरा का पूरा 80% आपका क्या आ जाता है, रूरल रोड्स आ जाता है। पूरा का पूरा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें फिर बॉर्डर रोड्स भी होती हैं, ऑल्दो वो स्टेट रोड्स या नेशनल हाईवेज में ही गिन ली जाती हैं। तो 80% आपकी रूरल रोड्स हैं।
जो कि रूरल एरियाज को कनेक्ट करती हैं। एंड देयर इज़ अ रीजनल वेरिएशन इन डेंसिटी, इनकी भी अलग अलग डेंसिटी है, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बिल्कुल भी नहीं है। टेरेन के हिसाब से, यानी कि पहाड़ वहाड़ है तो वहाँ कम है, प्लेन एरिया है तो वहाँ पे फिर भी काफ़ी ज़्यादा रोड्स आपको देखने को मिल जाए। अदर रोड्स, कुछ अदर रोड्स भी होती हैं। अदर रोड्स में कौन सी आती है आपकी? बॉर्डर रोड्स और इंटरनेशनल हाईवेज। इंटरनेशनल हाईवेज यानी कि जो कि आपका, अब आप ईस्टर्न साइड में जाओगे तो ईस्टर्न साइड में आपकी वो जो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और म्यांमार के बीच में बॉर्डर होगा तो इनको हम क्या बोल देते हैं? इंटरनेशनल हाईवेज बोल देते हैं। आपने पढ़ी होगी मैकमोहन लाइन, दुरंत लाइन। से क्या है? ये लाइन्स हैं, यहाँ पे भी हाईवेज बने हुए हैं जो कि आपके इंटरनेशनल बॉर्डर्स को कनेक्ट करते हैं। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम BRO बोलते हैं, वो हमने क्या पढ़ा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपकी नेशनल हाईवेज बनाती है। स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपकी स्टेट हाईवेज बनाती है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आपकी बॉर्डर रोड्स और इंटरनेशनल हाईवेज बनाती है। डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, अभी इनके लिए क्या होता है? डिफेंस का सामान, जो भी आर्मी मिलिट्री लोगों को जाना है, सामान जाना है, आर्टिलरी जानी है, आर्मी कुछ भी जाना है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही यूज़ करी जाती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करती है, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को, रैपिड और कोऑर्डिनेटेड इंप्रूवमेंट, यानी कि ताकि आसानी से एक जगह से दूसरी, अब रोड्स खराब होंगी तो कैसे ऊपर लेके जाएंगे? फॉर एग्जांपल जब हमारा कारगिल वॉर हुआ था तो वहाँ पे रोड्स नहीं थी, लोगों को हम लोगों ने पूरी मिसाइल्स को ब्रेक किया था, उनको तोड़ा था, फिर एक पार्ट करके हम उनको ऊपर लेके गए थे, बिकॉज हमारा रैपिड मूवमेंट नहीं। अगर हम रैपिड मूव करते तो शायद हम और भी ज़्यादा जगह को कंट्रोल कर पाते। of strategically important roads along the northern and northeastern borders। तो हमारी जो नॉर्दर्न बाउंड्रीज है, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री के आसपास स्ट्रैटेजिक रोड्स बनाई जाती हैं अराउंड दी कंट्री। इट इज़ अ प्रीमियर मल्टीफेसेटेड कंस्ट्रक्शन एजेंसी, जो आपकी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, प्रीमियर यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट, और मल्टीफेसेटेड यानी कि काफ़ी सारे काम करती है। उन्होंने रोड्स बनाई है काफ़ी ऊंचे एल्टीट्यूड, जैसे कि चंडीगढ़ विद मनाली, आपको आगे लेह लद्दाख जाना होता है तो वो रोड किसने बनाई है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ही बनाई है। इसका कुछ एवरेज एल्टीट्यूड यानी कि कितनी हाइट पे रोड बना रखी है इन्होंने? 4270 मीटर ऊपर आपकी हाइट पे इतनी ऊंची इन्होंने रोड्स बना रखी है। सो विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी कमेंडेबल, इतनी हाइट पे रोड बनाना। सो दिस इज़ अ मल्टीफेसेटेड एजेंसी। अपार्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड इन स्ट्रैटेजिकली सेंसिटिव एरियाज, ये बोल रहे हैं कि रोड्स बनाने के अलावा स्ट्रैटेजिक सेंसिटिव एरियाज क्या होते हैं? वो एरियाज जो सरकार की स्ट्रैटेजी, सरकार की पॉलिसी मेकिंग के लिए बहुत क्रूशल होता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर था, पाकिस्तान एक तरफ, चाइना एक तरफ, हमारे लिए जम्मू कश्मीर की जो रोड्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे स्ट्रैटेजिकली सेंसिटिव एरियाज के रोड्स बनाती है। BRO स्नो क्लियरेंस का भी काम करता है, यानी कि जहाँ पे स्नो वगैरह इकट्ठी हो जाती है, जम्मू कश्मीर में तो काफ़ी ज़्यादा आपकी बर्फ़ वगैरह पड़ती है, तो उसको क्लियर करने का काम भी BRO का होता है। The international highways are meant to promote the harmonious relationship with the neighboring countries। International highways का काम क्या है? एक harmonious relation, यानी कि एक strong अच्छा relationship बना रहे हमारी आसपास की countries के साथ। अगर हमें trade करना है तो हमें दिक्कत ना हो, travel करना है, move करना है, तो इन सारी चीज़ों में हमें किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और एक इफेक्टिव लिंक, अच्छा लिंक बनता है आसपास की कंट्रीज के साथ। चाइना के साथ हम नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ हिमालयाज बहुत ऊंचे हैं, सर्दी है, रोड बनाना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन दी कंट्री। ये जो रोड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारी कंट्री में यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसा नहीं है। कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे रोड्स बहुत ज़्यादा हैं, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे रोड्स बहुत कम हैं। सो डेंसिटी ऑफ रोड यानी कि रोड्स की लेंथ, लंबाई कितनी है, वो कुछ आपकी जम्मू कश्मीर में सिर्फ 12.14 किलोमीटर है, और वही केरला में आपकी 517.77 किलोमीटर है आपकी। अगर हम नेशनल एवरेज देखते हैं, यानी कि टोटल हम पूरी कंट्री का देखें, तो विच इज़ 142, और जम्मू कश्मीर का उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। यहाँ पे भी रोड्स बनी है पिछले कुछ समय में। द डेंसिटी ऑफ रोड्स इन हाई, ये रोड्स ऑटोमेटिकली नॉर्दर्न एरियाज में हाई है, ज़्यादा रोड्स हैं, फॉर अ सिंपल रीज़न प्लेन एरियाज हैं, यहाँ पे आसानी से रोड्स बन जाती हैं, रोड्स बनाना आसान होता है। और सदर्न स्टेट में भी काफ़ी है। हिमालयन रीजन, हिमालय के आसपास के रीजन में कम है, नॉर्थ ईस्टर्न के रीजन में कम है, मध्य प्रदेश में कम है। मध्य प्रदेश में कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, और राजस्थान में कम है क्योंकि डेजर्ट एरिया बहुत ज़्यादा है। तो ये क्यों है ऐसा? तो मैंने आपको बताया, टेरेन की वजह से ऐसा होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से ऐसा होता है। नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी हिल्स हैं, पहाड़ वगैरह ज़्यादा हैं,
तो वहाँ पे और इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है कि रोड्स पे इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी जा सके. कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इज़ ईजी एंड चीपर इन दी प्लेन एरियाज़. प्लेन एरियाज़ में रोड्स बनाना आसान है. हिली एरियाज़ या प्लेट्यू एरियाज़ में डिफ़िकल्ट होता है. देयरफॉर जो रोड्स की लंबाई है, जो डेंसिटी होती है, वो भी डिफरेंट होती है. और जो रोड की क्वालिटी होती है, यानी कि किस तरीके की, अभी जो टेरेन हिली एरियाज़ में रोड बनाई जाती है वो पतली पतली बनाई जाती हैं. जो प्लेन एरियाज़ में रोड बनाई जाती है वो इतनी चौड़ी चौड़ी बनाई जाती है. तो क्वालिटी और क्वांटिटी यानी कि लंबाई, दोनों ही चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है आपके टेरेन का. हाई एल्टीट्यूड एरियाज, रेनी एरियाज, फॉरेस्टेड एरियाज, इन सारे में आपकी रोज की जो क्वालिटी होती है, जो क्वांटिटी होती है, वो डिफरेंट होती है आपके प्लेन एरियाज से. सो दिस इज इट अबाउट दी रोड ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट क्लास में हम रेल ट्रांसपोर्ट से शुरू करेंगे. आपका रेल ट्रांसपोर्ट क्या है, देन वुड बी गो फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइंस, गैस लाइन्स. इट्स अ वेरी इजी चैप्टर. बहुत नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा कुछ आप थोड़ा सा भी दिमाग ला के खोल के पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. So that's it from my side today. Thank you so much for coming and watching this video. Have a nice day. Goodbye. Take care.